हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। आज है 2 अप्रैल। करंट अफेयर हम लोग देखेंगे वन बाय वन बाय बिट। जो भी फैक्चुअल फिगर्स होंगे, जो भी न्यूज़ होगा, रिसेंट अपडेट 2 अप्रैल का, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जो मेरा सोर्स होता है वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट विंडो है। सेकंड द हिंदू, उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस, और साथ में बहुत सारे कोचिंग के जो पोर्टल्स होते हैं उसको मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर स्टैटिक फैक्ट्स मुझको डायरेक्टली मिल जाती है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 अप्रैल का करंट अफेयर विदाउट एनी डिले। तो हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर है आज का, उसमें हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा टी है, कांगड़ा एक जगह भी है हिमाचल में, वहाँ पे उसको यूरोपियन जीआई टैग मिला है। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को यूरोपियन जीआई टैग मिला है। यूरोपियन जीआई टैग मिलने का क्या मतलब होता है कि इसको एक स्पेसिफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है यूरोप का। तो इससे बेनिफिट क्या होगा ना, इससे बेनिफिट ये होगा कि अब ये कांगड़ा टी यूरोप के मार्केट में भी बिक सकेगी। तो देर विल बी some favorable conditions for Kangra tea that they will be exported to the European market also। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना है कि यूरोपियन कमीशन जो है ना, उन्होंने ये अवार्ड किसके द्वारा गया है, ये जो सर्टिफिकेट है जीआई टैग का, वो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है आपको यूरोपियन कमीशन के द्वारा, ईसी के द्वारा। साथ में ही इसको जो प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, यह एक यूनिक वेराइटी का टी जो है ना, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही ग्रो होता है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तो इंडिया के हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, वो इफेक्टिव होगा आपको 11 अप्रैल 2023 से, जो ईसी ने, यूरोपियन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला है उसके अकॉर्डिंग। हालांकि ये इश्यू तो किया गया था मार्च 22 को ही, लेकिन ये अप्रैल 11 से नोटिफाइड होगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन कमीशन है जीआई टैग की, उससे पहले बासमती राइस पे भी इश्यू चल रहा था कि इसको भी जीआई टैग दिया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से कंपाइलेशन भेजे थे उनको कि आप इनको एक्सेप्ट करो। बासमती राइस इज ऑल्सो अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट दैट बिलोंग्स टू इंडिया, एंड ऑल्सो बासमती राइस को यूरोपियन मार्केट का टच मिलना चाहिए। लेकिन ईयू जो है, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग डिस्कशंस को रखेंगे, लेकिन आपको इसके साथ पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब हम लोग इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो करेंटली इस मीटिंग के लिए अपने आप को रिकॉग्निशन में लाया नहीं, तैयार नहीं किया खुद को इसके लिए, ठीक है ना। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है अगर उसको यूरोपियन जीआई टैग मिलती है? तो उसका एडवांटेज यही है कि ये यूरोपियन मार्केट में सेल होगा। यूरोपियन मार्केट में सेल होगा तो अच्छी खासी इनकम आएगी हमारे पास, ठीक है ना। यूरोज़ में जो ट्रांसफ़र होगा मनीज, तो उससे हमारा वो फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा, और फिर बहुत सारे बेनिफिट भी होंगे वहाँ के लोकल फार्मर्स के लिए एंड हिमाचल प्रदेश के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा यूरोपियन कमीशन ईसी के बारे में जान लेते हैं। कुछ नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। यह एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है किसका? तो यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन कमीशन जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रपोजिंग लेजिस्लेशन, जो प्रपोज करता है लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंट करता है डिसीजंस को, अपहोल्ड करता है बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के ट्रीटीज़ को, और मैनेज करता है डे टू डे बिजनेसेस को। किसका? तो यूरोपियन यूनियन का। याद रखिएगा, प्रपोज करता है लेजिस्लेशन को, इंप्लीमेंट करता है डिसीजंस को, अपहोल्ड करता है यूरोपियन यूनियन के ट्रीटीज़ को, और मैनेज करता है डे टू डे बिजनेस को यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। अगर इस कमीशन की बात कर ले तो ये कंपोज किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव, जो कि सारे 27 मेंबर स्टेट हैं यूरोपियन यूनियन के, उनके द्वारा, उनमें से रिप्रेजेंटेटिव चुने होते हैं। और ये जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स होते हैं ना, उसमें से अपॉइंट करके आते हैं इसमें यूरोपियन कमीशन में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम लोग इस कमीशन की हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, वो आपको ब्रसेल्स बेल्जियम में है, और साथ में इसके पास लगभग 32,000 जो स्टाफ मेंबर्स हैं। और ये जो लोग हैं, ये जो कमीशन है, ग्रुप है, ये ऑर्गेनाइज वे में वर्क करती है एज पर द डिपार्टमेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टरेट जनरल्स, डीजीज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी स्पेसिफिक पॉलिसीज एरिया सच जैसे कि एग्रीकल्चर, कंपटीशन, एनवायरनमेंट एंड ट्रेड पे फोकस करता है, खासकर यूरोपियन यूनियन मेंबर्स के लिए, ठीक है ना। चलिए अब बस फ्यू सेकेंड्स में यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं। यह एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है 27 कंट्रीज़ का, जो कि एक्टिवली प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यूरोपियन कमिटीज़ में। 27 में से 19 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि यूरो, जिनकी ऑफिशियल करेंसी यूरो है। याद रखिएगा, 27 में से 19 ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी ऑफिशियल जो करेंसी है वो यूरो है। यूरोपियन यूनियन बात करें तो ओरिजिनली 28 मेंबर्स थी, लेकिन एक ब्रिटेन ने इससे एग्जिट किया, इसको ब्रेक्जिट भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। अब आपको बताना है यूरोपियन यूनियन की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं हम लोग।
अब हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात किए तो थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको शिमला, समर की बात करें तो कैपिटल शिमला है, और विंटर की बात कर ले तो धर्मशाला कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आपको शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। ठीक है ना, ये था हमारे हिमाचल के बारे में। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। देखिए, पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है वंदे भारत एक्सप्रेस को। कहाँ से कहाँ तक? तो भोपाल एंड न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया जा रहा है हमारे कंट्री में। यह जो भोपाल से न्यू दिल्ली जो वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया गया है, यह हमारे देश का 11वें वंदे भारत ट्रेन है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये वंदे भारत ट्रेन जो होता है वो कवच सिस्टम से भी इनबिल्ट है, सोफिस्टिकेटेड है। कवच सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्रेन आप पर सेम ट्रैक पे आ जाती हैं तो एक एक्स्ट्रा कोलिजन एक नेटवर्क काम करता है, जिससे वो क्या होता है, एंटी कोलिजन नेटवर्क काम करता है, जिससे क्या होता है, कोलिजन स्टॉप किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने 1 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक? तो भोपाल एंड न्यू दिल्ली के बीच में। भोपाल की जो स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम अभी जस्ट बदला गया है, इसको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। आपको बताना है कि इससे पहले इसका नाम क्या था। ठीक है ना, जस्ट टू मेक योर सेल्फ वेरी मच कंफर्टेबल विद द स्टैटिक एंड करंट फैक्ट दैट इज गोइंग अराउंड यू। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो भोपाल से, वहाँ से स्टार्ट किया गया। यह जो हमारा है वो 11वां वंदे भारत ट्रेन है हमारे कंट्री का। वंदे भारत जो ट्रेन होता है वो जो नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी वो मध्य प्रदेश से लेकर नई दिल्ली तक चलेगी, जो कि लगभग 701 किलोमीटर के डिस्टेंस को फॉलो करेगी। 7 घंटे 30 मिनट लगेंगे इसको टोटल रन में, और ये हर दिन चलेगी सैटरडेज को छोड़ के। ठीक है, यह जो ट्रेन होगी वो इक्विप्ड होगी एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ्टी फीचर से, जैसे कि कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, मैंने आपको बताया, कवच। ठीक है, अब देखिए जो एग्जीक्यूटिव कोचेज होंगे ट्रेन के वो हेवीली इक्विप्ड होगा। 180 डिग्री स्विरल सीट्स, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कंफर्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी इसमें बैठने में। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली बार 15 फरवरी को 2019 को। ठीक है ना, अगर हम लोग बात कर ले पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो ये मैन्युफैक्चर किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि है चेन्नई में। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। ठीक है ना, मैं इसलिए क्वेश्चंस पूछता हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो ये काफ़ी बेनिफिट करेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। पीयूष गोयल जो हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं कमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने अनाउंस किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को अनाउंस किया है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम होना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स को थोड़ा लिमिट करो, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दो, इंपोर्ट्स को थोड़ा कम करो। ठीक है, हमारा होना चाहिए कि डॉलर्स जो है ना वो हमारे कंट्री में हमारा रिजर्व बढ़े। ठीक है, हमारा जो डॉलर रिजर्व है वो बढ़े। फॉरेन करेंसी रिजर्व अगर बढ़ता है हमारे कंट्री में तो इससे हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में एक स्विंग देखा जाता है। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी हमारे पास बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट कम से कम करें, हम आत्मनिर्भर बने, और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, जैसे कल ही मैंने करंट अफेयर में बताया था आपको कि इंडिया जो है वो डिफेंस में अब $40,000 की ट्रेड करने वाला है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने वाला है, तो आप समझ सकते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर कमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को मार्च 31, 2023 में। फॉरेन ट्रेड जो ट्रेड पॉलिसी होगा उसका विजन क्या है बेसिक, तो इंडिया के गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स को $2 ट्रिलियन बनाना है 2030 तक। इंडिया के गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट जो होता है हमारे कंट्री से, उसको $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाना है, $2 ट्रिलियन में। ठीक है ना, 2030 तक। साथ में ही अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की बात करें तो ये इफेक्ट होगा आपको 1 अप्रैल 2023 से इसके टारगेट स्टार्ट की जाएगी, और ये 2030 तक टारगेट को रखा गया है। क्लियर है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है वो फोकस कर रहा है नए सेक्टर्स पे, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, प्रोवाइडिंग ऑल बेनिफिट्स टू ई एक्सपोर्ट्स। ई एक्सपोर्ट्स कहने का मतलब वो हुआ जिसको हम लोग ऐसे एक्सपोर्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एक्सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना, साथ में ही थ्रू ई कॉमर्स तो आप जान ही रहे हो, आजकल फ्लिपकार्ट अमेजन जो काम करता है उसके उस बेसिस पे। और बेसिक इसका क्या है कि इसको जो इंक्रीज करना है अपने वैल्यू लिमिट, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू लिमिट को इंक्रीज करना है, जैसे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कुरियर सर्विसेज 5 लाख से 10 लाख पर कंसाइनमेंट। ठीक है ना, तो ये हमारा लिमिट होगा, हर कंसाइनमेंट को कम से कम वैल्यू लिमिट को एक्सपोर्ट्स जो कुरियर सर्विस होता है उसमें 5 लाख से 10 लाख तक बढ़ाया जाएगा हर कंसाइनमेंट में। ठीक है ना, अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की बात कर ले तो ये 4 नए टाउन में फिर से अनाउंस किया गया है। 4 नए टाउन को फिर से चुना गया है किस चीज़ के लिए, तो एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए। तो कौन कौन सा है वैसा? टाउन्स ऑफ एक्सपोर्टिंग एक्सीलेंस को TEE कहते हैं, जैसे फरीदाबाद अपैरल्स के लिए चुना गया है, मुरादाबाद आपको हैंडीक्राफ्ट्स के लिए चुना गया है, मिर्ज़ापुर आपको हैंडमेड कारपेट्स के लिए चुना गया है, वही करीन विया वाला, और वाराणसी को चुना गया हैंडलूम के लिए। ये 4 को नया ऐड किया गया है। इसके साथ साथ
ऑलरेडी जो 39 थे वो भी रहेंगे, ठीक है ना। तो 39 + 4 अब हो गया आपको 42, ठीक है ना, 43। तो क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है ना। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन थी दे दी। और बस आपको ये याद रखना है स्टैटिक फैक्ट्स के लिए कि 2 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है 2030 तक, ठीक है ना, इसका ख्याल रखना है आपको। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर पे। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है 100 मिलियन एज ए लोन फॉर ओडिशा। देखिए ओडिशा जो है ना वो कल उत्कल दिवस था, आपको पता होगा। 1 अप्रैल को ओडिशा बिहार से अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार प्रोविंस से अलग होकर ओडिशा खुद को लिंगुअल एज वेल एज पॉलिटिकल डेमोग्राफी डिविडेंड में अपने आप को कन्वर्ट किया था और साथ में एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह उभरा था। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि 1 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उत्कल दिवस, जिसको हम लोग ओडिशा डे के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो एक चीज़ समझिए, वर्ल्ड बैंक अनाउंस किया 100 मिलियन लोन्स का। अब देखिए ओडिशा क्या है ना, लगभग हर 15 महीने पे ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि ओडिशा एक न एक कैलेमिटीज साइक्लोन से हिट करता है, ठीक है। हुडहुड आया था वहाँ पे, आपको पता होगा। हुडहुड तूफान बहुत ही ज़्यादा वो था, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था। तो हर 15 महीने पे लगभग देखा जाता है उन्होंने एवरेज कि किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से साइक्लोन हिटिंग स्टेट फेस करता है ओडिशा, ये तो फिक्स है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है ना वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने अप्रूव किया है $100 मिलियन का लोन ओडिशा के लिए। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि जो हमें फोरकास्टिंग सिस्टम है ना, फोरकास्टिंग सिस्टम मतलब कोई भी डिजास्टर आ रहा है उससे पहले की जो हमें रिपोर्ट मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हम उस पर कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट को कम कर पाएँ, सोशल प्रोटेक्शन कवरेज दे पाएँ, पुअर एंड वल्नरेबल्स हाउस होल्ड्स को बचा पाएँ, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवेट कर पाएँ पहले ही उस साइक्लोन या फिर किसी भी नेचुरल डिजास्टर के आने के पहले ही। तो वर्ल्ड बैंक ने इनको $100 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने की बात कही है, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रोग्राम की मैच्योरिटी होगी 12.5 ईयर, जिसका ग्रेस पीरियड 3 ईयर होगा, मतलब 12.5 + 3 मान लीजिए ओवरऑल, ठीक है। तो ये था हमारा उड़ीसा के लिए। अब हम लोग एक और नए करंट अफेयर को समझते हैं। देखिए प्रोजेक्ट स्काई कैनवास, ठीक है। प्रोजेक्ट स्काई कैनवास क्या है? देखिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये साइंस के फील्ड में। देखिए टोक्यो बेस्ड एक स्पेस कंपनी है जिसको कहते हैं ALE। तो जो ALE है ना, टोक्यो बेस्ड स्पेस कंपनी है। ALE स्टैंड फॉर, अगर हम इसके एक्रोनिम की बात कर ले तो एबनॉर्मल लोड इंजीनियरिंग इसका एक्रोनिम है। इसकी फाउंड की गई है 1983 को यूके में। क्लियर है। यह कंपनी जो है ना करेंटली ऑपरेट करती है न्यूमरस, बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है। लगभग 40 ब्रांचेज हैं इसके पूरे वर्ल्ड में। ग्लोबल हेडक्वार्टर की बात कर ले तो ये हिक्सॉन यूके में है, ठीक है। अच्छा, इस करंट अफेयर को बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। जो वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन आया था उसमें आपको बताना है वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दूसरा चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक को कब स्टार्ट किया गया था, ईयर बताना है और कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो टोक्यो बेस्ड स्पेस एजेंसी है ना ALE, जिसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल लोड इंजीनियरिंग, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये क्रिएट करेंगे वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल मेट्रोर सौर। देखिए क्या होता है मेट्रोर को, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझिए तो मान समझ लीजिए छोटे छोटे एक बड़े बड़े पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो कि आपको एटमॉस्फेयर में ऊपर स्पेस में गिर रहे हैं। स्पेस में गिरने के बाद जब वो एटमॉस्फेयर में आते हैं ना, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर या मार्स के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो उनको हाई फ्रिक्शन मिलता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल मिलता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से उनमें फायर कैच कर लेता है और धीरे धीरे E=mc² वाले कंडीशन के कारण जैसे जैसे स्पीड बहुत ज़्यादा होगा तो मास कन्वर्ट होने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास धीरे धीरे नेग्लिजिबल हो जाता है अर्थ तक आते आते, और वो एक स्पार्कलिंग लाइट और फायर की तरह दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, ठीक है ना। बट ये जो फिनोमिना होता है ना वो बहुत ही सुंदर दिखता है, ठीक है। तो जो टोक्यो की स्पेस एजेंसी है, स्पेस कंपनी है ALE, उन्होंने कहा है कि अब वो आर्टिफिशियली इस चीज़ को क्रिएट करेंगे और मेट्रोर सौर कहते हैं इसको। 2025 में इस प्रोजेक्ट को रखा गया है कि अब हम इसको बनाएंगे। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये जो स्काई कैनवास प्रोजेक्ट है ना, ये पहला पूरे दुनिया का सबसे पहला मेट्रोर सौर प्रोजेक्ट होगा। साथ में इसका जो एम होगा ना, वो कलेक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक डाटा को मेजोस्फेयर में। देखिए आपको स्पेस की जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको आप याद रख सकते हो, एक तरीके से एक कंडीशन लगा सकते हो, आईमोस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन आ जाएगा, फिर मेजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो मेजोस्फेयर में एक्चुअली विजिबल होगा, और अगर हम बात करें तो इसकी जो रेंज होगी लगभग 200 किलोमीटर एरिया में स्पेसिफाइड होगी। मेट्रोर सौर जो होता है वो ब्यूटीफुल सेलेस्टियल इवेंट्स हैं, मैंने आपको बताया, पेपरिंग द स्काई विद द शूटिंग स्टार्स। अब देखिए जापानीज कंपनी ने लॉन्च किया, एक लॉन्च सैटेलाइट को लॉन्च किया जो ट्रिगर करेगा आर्टिफिशियल मेट्रोर सौर को। तो आप समझ लीजिए जिस तरीके से आर्टिफिशियल रेन होता है ना, एक चीज़ मुझे बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में कि आर्टिफिशियल रेन में हम लोग पोटासियम आयोडाइड यूज़ करते हैं क्या? पोटासियम आयोडाइड को सीडिंग करते हैं या फिर सिल्वर आयोडाइड यूज़ करते हैं क्या? AgBr आप बताइएगा मुझको, ठीक है ना, कि आखिर यूज़ क्या करते हैं। पोटासियम तो बहुत ज़्यादा वो होता है, रिएक्टिव होता है, तो शायद पोटासियम नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो सिल्वर आयोडाइड यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो एक बार आप हमको AGI यूज़ करते हैं कि नहीं, आप एक बार कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो वो भी आर्टिफिशियल रेन का कंडीशन हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल मेट्रोइंग का केस हो रहा है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ALE कंपनी है वो लॉन्च करेगी सैटेलाइट 2025 में, और इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी होगा व्यू करने का वर्ल्ड की फर्स्ट लाइव ह्यूमन मेड मेट्रो शॉर। तो ह्यूमन कहाँ कहाँ जा रहा है, तो आप कभी भी किसी चीज़ में छोटे मोटे चीज़ों में उलझना नहीं है, आपको आगे की तरफ सोचना है, करना क्या है। एक चीज़ से फेल करते हैं, अगली सोचना है, अगला से फेल करेंगे, अगला सोचना है, कहीं एक जगह स्ट्रक नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग आज के एक बेहतरीन करंट अफेयर की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोन काऊ काफ के लिए, जिसको हम लोग क्लोनिंग से तैयार किए हैं, काफ को, एक बछिया को, ठीक है ना। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI जो है ना, जो कि करनाल में है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है क्लोन फीमेल काफ्स, द देसी ब्रीड गिर जो आती है उसको, ठीक है ना। अगर हम लोग क्लोन काऊ काफ की बात कर ले तो ये इंडिया की पहली क्लोन गिर फीमेल काफ, जिसका नाम रखा गया है गंगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक चीज़ बताना है, IVF फैसिलिटी से एक भैंस को बर्थ दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था आपको ये बताना है, ठीक है ना। अब क्लोनिंग की बात कर लेते हैं। तो क्लोनिंग डिस्क्राइब करता है एक तरीके से डिफरेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटी, ठीक है ना। और ये क्लोनिंग होता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्लोन काऊ काफ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हमसे सीखोगे बहुत, ठीक है ना। अब आज की एक क्वेश्चन वाइज करंट अफेयर एक बुक का नाम देख लेते हैं। एक बुक पब्लिश किया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी न्यूज़ में है। बुक टाइटल है वॉर एंड द वुमेन, ठीक है ना, जो लिखा गया है डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा, ये रिलीज किया गया डॉक्टर M.A. हसन जी के द्वारा। इस बुक का नाम है वॉर एंड वुमेन, और लॉन्च किया गया है 52वें सेशन, जो 52nd सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, UNHRC का, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो 52वां 52nd सेशन चल रहा है, उसमें इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे चल रहा है, तो जनेवा स्विट्जरलैंड में। यह इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर पार्लियामेंट यूरोप में, ऑर्गेनाइज किया गया था बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर पार्लियामेंट के द्वारा यूरोप में। यह बुक बताती क्या है, तो सफरिंग ऑफ बंगालीज वुमेन, जो बंगालीज वुमेन का 1971 लिबरेशन वॉर के वक्त बहुत सारा रेप्स हुआ था, मिलियंस ऑफ डेथ वेयर देयर। तो कोई पूछते नहीं है, मतलब कहा जो जाता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनको मतलब जानवर से भी गलत तरीके से बिहेव किया गया था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। तो आप इस वायलेंस को आप काउंट करोगे, इस बुक में इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये देख लीजिए आप मेट्रो शॉर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल ISPC सिंप्लीफाइड। आप मुझे अगर कोई क्वेरी है BPSC से रिलेटेड, UPSC से रिलेटेड, UPPCS से रिलेटेड, तो मैं इंटरेक्टिव रखता हूँ, मैं आपको रिप्लाई इंस्टेंट नहीं तो टाइम के साथ कर ही दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो ISPC सिंप्लीफाइड, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो ISPC सिंप्लीफाइड विद द सेम नेम। आपको अगर रिप्लाई चाहिए इंस्टेंट तो इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करो, मैसेज करो। अगर आपको मेल पे चाहिए तो मिल जाएगी, एक दिन आपको मिनिमम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर। तो ये आज का करंट अफेयर था। धीरे धीरे हम लोग हर करंट अफेयर को आराम से देखेंगे। अगर आपको लगता है कुछ मॉडिफाई मुझे करनी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो ठीक है। थैंक यू।